आज व्यू 360 में टीटीपी के जंगबंदी के खात्मे के ऐलान के बाद पाकिस्तान में सिक्योरिटी के खदशात में इजाफा, और आपको मिलवाएंगे एक हकीकी जिंदगी के स्टंट्समैन से जो एक फायरमैन के किरदार में कई जिंदगियां बचा चुके हैं। हो सकता है मुझे अभी एक आग बुझाने जाना पड़ जाए, इसलिए मैं इस बात को यकीनी बनाना चाहता हूँ कि सब कुछ बिल्कुल उसी तरह काम करे जैसे उसे करना चाहिए, ताकि मैं उस पर इन्हिसार कर सकूँ। वॉइस ऑफ अमेरिका के वॉशिंगटन स्टूडियोज में आप सबको खुशामदीद। आप देख रहे हैं प्रोग्राम व्यू 360 और मैं हूं असदुल्लाह खालिद। कलअदम शिद्दत पसंद तंजीम तहरीक तालिबान पाकिस्तान ने इस हफ्ते गुज़िश्ता कई माह से जारी जंगबंदी ख़त्म करने का ऐलान किया है और अपने जंगजुओं को पाकिस्तान भर में हमले शुरू करने की हिदायत की। पाकिस्तानी हुकाम के मुताबिक आज बलोचिस्तान में इंसदाद पोलियो मुहिम के रजाकारों की सिक्योरिटी के लिए जाने वाले एहलकारों की वैन पर जो हमला किया गया उसकी जिम्मेदारी तहरीक तालिबान पाकिस्तान ने कबूल की है। टीटीपी की तरफ से जंगबंदी के खात्मे के ऐलान के बाद पाकिस्तान और बिलखसूस खैबर पख्तूनख्वा में दहशतगर्दी के वाक़यात के खदशात बढ़ गए हैं। वॉइस ऑफ अमेरिका के शमीम शाहिद इस वक्त पेशावर से हमारे साथ हैं, उनसे इस हवाले से मज़ीद जानते हैं। शमीम, तहरीक तालिबान की तरफ से जंगबंदी का खात्मा आपकी क्या इतलात हैं? इसकी वजह इस ख़ास तौर पर जो मुख्तलिफ रीज़न उनकी तरफ से दिए गए हैं वो कहाँ तक वैलिड हैं और ये वक्त क्यों इतना अहम है इस वक्त जो अनाउंस किया गया इसे? देखिए ना, एक तो सियासी रहनुमा और हुकूमत तालिबान के जो शराइत थे, जिसमें कबायली इलाकों की साबिका हैसियत की बहाली, पाक अफगान सरहद को खाली करना और अफवाज की वापसी समेत ये शराइत तो मंजूर नहीं थे। एक वजह तो बड़ी वजह यही है। दूसरी बात ये है कि जब वो अगस्त के अवाइल में जब वो हो गया, जी, वो अगस्त के अवाइल ड्रोन में, अटैक जी हुआ, जी, ड्रोन अटैक के बाद। तो उसके बाद फिर मतलब है राब्ता कट गया। ठीक है, बैरिस्टर साहब सैफ जो है वो दावा करते थे कि उनका राब्ते मौजूद है, मगर राब्ते नहीं थे, राब्ते कट गए थे और साथ साथ एक दूसरे पर इल्ज़ामात भी लगा रहे थे। इसी वजह से मेरे ख्याल में ये मुआहदा इन्होंने वो कर दिया। दूसरी बात ये कि जब जनरल फैज़ साहब का ट्रांसफ़र हुआ, तो जी, उसी के बाद यहाँ हुकूमती सतह पर किसी ने भी इस तालिबान के साथ जो मुज़ाकरात थे या जो बातचीत थी, वो नहीं कर रहे थे। एक तो ये वजह है। तो एक एक अ, जो आपके ख्याल में स्पेस बनी थी उसकी वजह से ये जो है हमें जो रीसेंट डेवलपमेंट्स है वो देखने को मिली। बहुत शुक्रिया शमीम शाहिद आपका। हम मज़ीद इस हवाले से आपसे अपडेट्स अगले प्रोग्राम्स में भी लेते रहेंगे। लेकिन जिस तरह की सिचुएशन इस वक्त हमें बनती हुई नज़र आती है कि कलअदम तहरीक तालिबान की तरफ से जो पाकिस्तान के खिलाफ जंगबंदी के खात्मे के ऐलान के बाद दिफाई उमूर के माहिर जो हैं वो समझ रहे हैं कि मुल्क के सरहदी इलाकों में सिक्योरिटी के खदशात में इजाफा होगा। पाकिस्तान के पास ऑप्शंस क्या हैं, इस पर बात करते हैं। यूएस इंस्टीट्यूट ऑफ पीस की तमन्ना सालिकुद्दीन इस वक्त हमारे साथ हैं। तमन्ना, एक तरफ फौज की कमान तब्दील हुई है, दूसरी तरफ टीटीपी ने दोबारा दहशतगर्दी की कार्रवाइयों का ऐलान कर दिया है। दोनों का कोई आपस में ताल्लुक, कोई कोरिलेशन बनता है? और कौन सी शराइत थी टीटीपी की जो पूरी नहीं हो सकी? ऑन सरफेस तो अभी शमीम भी बता रहे थे कि काफ़ी शराइत ऐसी थी जो कि पूरी हो नहीं सकती थी शायद। बिल्कुल, ये इस वक्त पाकिस्तान के लिए बहुत कहते हैं नाजुक मोड़ है कि अब नई आर्मी चीफ आए हैं जनरल मुनीर, और उनकी अब तवज्जो जाएगी जो सियासी और माशी हालात हैं पाकिस्तान वो काफ़ी कमज़ोर हैं, वो बहुत पेचीदा हैं। तो शायद टीटीपी के हिसाब से अभी पाकिस्तान एक कमज़ोर पाकिस्तान के फ़ौज शायद कुछ कमज़ोरी से गुज़र रहे हैं, उनके खिलाफ क्रिटिसिज्म भी है पब्लिक में, तो इस वक्त उनके लिए फ़ायदेमंद हो सकती है टीटीपी के लिए कि ये अपनी दहशतगर्दी फैलाएं पूरे मुल्क में। पर और एक बात ये है कि आप जून से जो जंगबंदी थी वो जुलाई के बाद से वो वैसे भी टूटती गई है, क्योंकि ज़वाहिरी स्ट्राइक के बाद से इनकी बहुत सारी तनकीद थी ये जंगबंदी के खिलाफ, और दूसरी बात है कि वो खुद भी कर रहे थे हमले फाटा के अंदर ज़्यादातर सिक्योरिटी एहलकार के खिलाफ,
और सिक्योरिटी एहलकार उनके खिलाफ भी लड़ रहे थे। तो जंगबंदी जारी भी थी, पर फिर भी हमले चल रहे थे। थोड़े बहुत अटैक्स और उस तरह के वाकयात साथ थे। लेकिन कम हिना हो रब्बानी गया। खैर, अभी जिस तरह से हिना रब्बानी खैर काबुल में थी और काबुल में है शायद इस वक्त, और एक टीटीपी के साथ हमने सिर्फ एक दिन उससे पहले देखा कि टीटीपी ने जंगबंदी खत्म करने का ऐलान कर दिया। क्या जाहिर करता है कि टीटीपी के साथ मुज़ाकरात आपको लगता है बहाल हो सकेंगे? अफगान तालिबान इसमें कुछ हद तक मदद कर सकेंगे, या इस दौरे के मकासद कुछ और भी हो सकते हैं? बिल्कुल हिना रब्बानी खैर साहिबा जब काबुल के दौरे में वो ज़रूर उन अफ़गान तालिबान से दरख्वास्त की होंगी कि फिर से हम मुज़ाकरात में आपकी मदद चाहते हैं, मुज़ाकरात फिर से जारी करें। पर मेरे ख़्याल में ये मुज़ाकरात के कोई इम्कान नज़र नहीं आ रहे हैं कि ये आगे बढ़ें या कामयाब हों, क्योंकि आप देखें कि शर्त दोनों तरफ की शर्त इतने दूर दूर कोई कन्वर्जेंस नहीं दिखाई दे रहा है। आप टीटीपी के हिसाब से उनको क्या चाहिए? उनको चाहिए कि आप फाटा को अलग ही कर दें, वापस आइन को वापस ले लें, पाकिस्तान की आइन हुआ ना हो और उनकी किस्म की शरायत शरई तौर पे वो मानी जाए, जो कि पाकिस्तानी हुकूमत मुतअद्दिद बार कह चुकी है कि वो उनके लिए बिल्कुल एप्लीकेबल सही, नहीं वो है। लेकिन उसके खिलाफ है। तमन्ना, एक चीज़ जिस तरह से आपने कहा कि दोबारा से मुज़ाकरात का पाकिस्तान कह सकता है, तो अफगानिस्तान के पास अब कौन सा लेवरेज होगा अफगान तालिबान के पास? क्योंकि इससे पहले भी पाकिस्तान ने कई बार अफगान तालिबान को टीटीपी के खिलाफ कार्रवाई का भी कहा, जो कि नहीं हुई। तो उसके बाद अब कौन सी ऐसी चीज़ चेंज हो गई है, जबकि हालात को अपेरेंटली बहुत अच्छे नहीं लग रहे, मुख्तलिफ जो ओपिनियंस हैं वो इसी पे कन्वर्ज हो रही हैं? बिल्कुल मेरे ख्याल से अफ़गान तालिबान के पास कोई नई लेवरेज नहीं है और वो इतने दबाव नहीं डालेंगे टीटीपी पे, क्योंकि उनकी अपनी सियासी कंसिडरेशंस हैं कि टीटीपी के खिलाफ वो कोई एक्शन ऐसे नहीं ले सकते हैं अफ़गानिस्तान के अंदर। तो इन मुज़ाकरात में वो बस आगे बढ़ते जाएंगे, पाकिस्तान से कहेंगे कि आप कुछ करें, आप कुछ तब्दील लाएं अपने शर्त पे। लेकिन तो ये पाकिस्तान और के अफगानिस्तान के ताल्लुकात, तमन्ना, लास्ट पे मेरे पास लिटरली आई हैव बिल्कुल। फ्यू मोमेंट्स मोर टू गो। अफगान तालिबान के एक सीनियर मेंबर लतीफ़ुल्लाह हकीमी की तरफ से कल या परसों हमने देखा है एक अफगानिस्तान जी। का नक्शा पेश किया गया, जिसमें पाकिस्तान के बहुत से इलाकों को भी अफगानिस्तान का हिस्सा दिखाया गया। तो पाकिस्तान और अफगानिस्तान के अपने ताल्लुकात कहाँ खड़े हैं इस वक्त? बिल्कुल आई मीन हिना रब्बानी खैर साहिबा के विजिट के बावजूद मेरे ख्याल से ये ताल्लुकात अभी बहुत बुरे हैं। वैसे आपके इसमें कोई कोऑपरेशन ज़्यादा नहीं दिख रहा है और बहुत सारे मसाइल हैं इन दोनों के बीच। तो मेरे ख्याल से ये टीटीपी के आपकी मदद नहीं करेंगे, पाकिस्तान की मदद ज़्यादा नहीं होगा टीटीपी के खिलाफ। तो आखिरकार आप देखेंगे कि पाकिस्तान फ़ौज मजबूर होगी कि उनको टीटीपी आई मीन थ्रू मिलिट्री मीन्स ही डील कर पाएंगे। तो आपको लगता है कि दोबारा मिलिट्री ऑपरेशन की तरफ बात जाती नजर आती है? बहुत शुक्रिया तमन्ना सालिकुद्दीन USIP से, आप हमारे साथ थी और इस हवाले से हम बात कर रहे थे कि जो सिचुएशन इस वक्त पाकिस्तान में है और अफगानिस्तान के बॉर्डर पे जो हालात हैं उनमें फ्यूचर क्या बनता नजर आता है। बहुत शुक्रिया आपका। वॉइस ऑफ अमेरिका की खुसूसी दस्तावेजी फिल्मों के सिलसिले में आज आपको मिलवाते हैं अमरीकी ज़िंदगी के एक हकीकी हीरो से। रियासत न्यू जर्सी के पीटर ली को कभी आप खिड़कियां तोड़कर इमारतों में घुसते देखेंगे और कभी जलती हुई इमारतों के दरवाजे तोड़कर अंदर जाते हुए। पीटर एंगलवुड फायर डिपार्टमेंट में फायर फाइटर हैं और अब तक कई जिंदगियां बचा चुके हैं। एक फायरमैन होना दुनिया का बेहतरीन काम है। इसका मतलब है कि हर दिन जब मैं काम पर आता हूँ, मैं जानता हूँ चाहे ये मदद छोटी हो या बड़ी, ये मुश्किल काम है। इस काम में अच्छा होने के लिए हमें बहुत ज़्यादा तरबियत और प्रैक्टिस की ज़रूरत होती है, लेकिन इसका हमेशा फ़ायदा होता है। हम जो भी मेहनत करते हैं, हम जो भी ट्रेनिंग करते हैं, उसका फ़ायदा होता है, क्योंकि इसकी वजह से हम किसी की ज़िंदगी बचा सकते हैं या कम से कम किसी की थोड़ी सी मदद कर सकते हैं। मेरा नाम पीटर ली है। मैं एंगलवुड फायर डिपार्टमेंट में एक फायरमैन हूँ। ये एक कंटेनर बॉक्स लगता है। मैं इससे आगे निकलूंगा। ओह, वो इस रैंप पर नहीं आ सकते। Hey Lou, I'm a deck gun this, all right? Want a deck gun? Yeah. Want a 2.5 viewer now?
Yep. हेलो रेस्क्यू, प्लीज ट्रैफिक को आने से रोकिए, बिल्कुल रोकिए। Hey, Krause, you ready? Here comes your water. Okay. So, the other issue is more water on the way. ओह, ये झींगे हैं। मैं वाकई सी फूड के ऊपर चल रहा हूँ। मेरा बचपन का ख्वाब ये है कि मैं हॉलीवुड का स्टंटमैन बनना चाहता था। बचपन में मैं नहीं जानता था कि इसका क्या मतलब था। मैं नहीं जानता था कि मैं ऐसा क्यों करना चाहता था, लेकिन मुझे लगता था कि ये बहुत जबरदस्त है। मुझे लगता है कि मैं इस काम में एक स्टंटमैन की तरह ही हूँ। मुझे वो तमाम चीजें करनी पड़ती हैं जिनसे वालिदैन बच्चों को मना करते हैं। खिड़कियां तोड़ना, दरवाजों को लात मारना, जलती इमारतों में रेंगते हुए घुसना। मुझे लगता है ये स्टंटमैन जैसा ही काम है। फर्क ये है कि मैं ये तफरीह के लिए नहीं बल्कि लोगों की मदद के लिए कर रहा हूँ। एक साथी मुंतखब करें और एक जगह तलाश करें। ये एक 30 पाउंड वजनी जैकेट है। ये तकरीबन उतनी ही वजनी है जितना कि वो साजो सामान जो हम पहनते हैं। लिहाजा हम इन्हें पहनकर हकीकत से करीब तरीन ऐसे हालात की एक्सरसाइज करते हैं जो हमें हकीकी हालात से निमटने के काबिल बनाए, जिनका हमें आतिशजदगी की जगह पर सामना होगा। ये एक 20 पाउंड की वेस्ट है और ये एक 70 पाउंड वजनी रेत का थैला है। जब पहली बार मैंने किसी फायर हाउस में कदम रखा तो मैं 23 साल का था। जब मैंने फैसला किया कि मैं फायर फाइटर बनना चाहता हूं, तो उस वक्त मैं भरपूर जवान था। 16 साल पहले मैंने सबसे पहले मौला न्यू जर्सी में एक रजाकार के तौर पर काम शुरू किया, और जैसे ही मैंने फायर एकेडमी मुकम्मल की और अपनी पहली आग बुझाने की असाइनमेंट पर गया, तो बस इस काम का गर्विदा हो गया। फायर एकेडमी में आपको बुनियादी तरबियत मिलती है, वो सब कुछ जो आपको पता होना चाहिए कि एक फायर फाइटर को एक जलती हुई इमारत के अंदर क्या करना चाहिए। जब आप एक फायर फाइटर के तौर पर एक जलती हुई इमारत के अंदर हो, तो आपने ये सब हिफाजती सामान पहना होता है। सांस को महफूज रखने का सामान, आग की शिद्दत से बचने के लिए थर्मल प्रोटेक्शन, हाथ और पैर भी महफूज होते हैं। हम तकरीबन मुकम्मल तौर पर एक होल में बंद होते हैं, लेकिन इसका मतलब है कि आप कुछ सुन नहीं सकते। आप धुएं की वजह से बमुश्किल कुछ देख सकते हैं, और हाथों पर इंतहाई मोटे दस्तानों के बायस आप शायद ही कुछ महसूस कर सकते हैं। ऐसा लगता है जैसे आपके सारे हवास आपसे ले लिए गए हैं। ये एक बहुत ही अजीब एहसास था। और फिर तपिश, आग की तपिश। ये तकरीबन ऐसा महसूस होता है जैसे किसी ने आपकी गर्दन के पीछे हेयर ड्रायर रख छोड़ा हो। तपिश इतनी ज्यादा होती है कि ये आपको जमीन की जानिब धकेलती है, और ये ऐसी चीज थी जिसका अंदाजा मुझे पहले तजर्बे से कबल नहीं था। तपिश के बाइस में हकीकतन अपने हाथों और घुटनों को जमीन पर रखने पर मजबूर था। लेकिन जो ही हमने पानी की लाइन खोली और इस गर्म इमारत के अंदर पानी डालना शुरू किया, हम उसे ठंडा करने में कामयाब हो गए। धुआं ऊपर उठ गया, हम थोड़ा सा और आगे जा सके, और आखिरकार आग बुझा दी। फायर एकेडमी में सबसे मुश्किल चीज जिसकी मुझे असल में तवक्को नहीं थी, वो इसकी पढ़ाई थी। यहाँ असल में आपको बहुत ज्यादा पढ़ना पड़ता है, और आपको सर्टिफिकेट हासिल करने से कबल स्टेट फाइनल एग्जामिनेशन में स्टेट मिड टर्म पास करना होता है।
हमारी मकामी गलियां हैं, शाहराहें हैं, मोटरवे भी है। हम ज्यादातर ट्रैफिक हादसात में मदद के लिए जाते हैं। बिजली की कोई हंगामी सूरत हाल जिससे किसी की इमलाक को खतरा हो, कोई भी मौसमी हंगामी सूरत हाल जैसे कि तेज हवाओं की वजह से दरख्त घरों पर गिर जाते हैं, दरख्त बिजली की लाइनों पर गिर जाते हैं, तो हम पहुंचते हैं और हम ऐसी सूरत हाल में भी मदद करते हैं। ये दाएं जानिब स्लेटी इमारत है। Fire department, anybody home? Fire department. Hello? Anybody here? सुनो, बाहर ही रहो, Yeah. मैं देखता हूँ। फायर डिपार्टमेंट कोई है? Nothing. False alarm. So, ऐसा लगता है कि इन साहब की अलार्म कंपनी को इसके घर से किसी किस्म की परेशानी का सिग्नल मिला था। उन्होंने फोन किया, उसने जवाब नहीं दिया, तो ये यकीन करने के लिए कि सब कुछ ठीक है, कंपनी ने हमें फोन कर दिया। and everything's okay. Another job well done. एंगलवुड फायर डिपार्टमेंट असल में 18वीं सदी के आखिर में किसी वक्त कायम किया गया था। मेरा ख्याल है 1888 के आसपास। इस वक्त हमारे पास 48 यूनिफॉर्म वाले एहलकार हैं, जिनमें मेरे साथ साथ कैप्टन्स, लेफ्टिनेंट्स और फायर फाइटर्स शामिल हैं, और हमारे पास 4 सिविलियन स्टाफ है। हम सुबह 8 बजे से सुबह 8 बजे तक 24 घंटे की एक शिफ्ट में काम करते हैं। मेरा मामूल है कि मैं पहले अपने एयर पैक को चेक करता हूं, फिर मैं अपना तमाम साजो सामान चेक करता हूं और फिर अपने फायर इंजन को चेक करता हूं। मैं इस बात को यकीनी बनाता हूं कि सब कुछ बिल्कुल उसी तरह काम कर रहा है जैसे उसे करना चाहिए। हो सकता है मुझे अभी एक आग बुझाने जाना पड़ जाए, इसलिए मैं इस बात को यकीनी बनाना चाहता हूं कि सब कुछ बिल्कुल उसी तरह काम करे जैसे उसे करना चाहिए, ताकि मैं उस पर इन्हिसार कर सकूं। वो यकीनी तौर पर ऐसा शख्स है जिससे मैं सीखने के लिए सवालात पूछता हूँ। मुझे लगता है मैं उसे परेशान करता हूँ क्योंकि मैं हमेशा सवालात पूछता रहता हूँ, लेकिन मुझे मालूम है कि वो इसकी हौसला अफजाई करता है। मेरे ख्याल में उसे हमारा चीजें पूछना पसंद है क्योंकि वो बाइल्म है। हम किसी भी जरूरत के वक्त एक दूसरे के साथ होते हैं। हम एक दूसरे पर एतबार करते हैं। हमें नामालूम खतरात में पड़ने की जरूरत नहीं है क्योंकि हम पहले से ही एक दूसरे को अच्छी तरह जानते हैं, क्योंकि हमने एक साथ सख्त मेहनत की है। और ये वो खास चीज है जो आपको किसी दूसरी किस्म के काम में नहीं मिलती। ये ड्रिल में इस्तेमाल होने वाली चीज की तरह है, लिहाजा वो उस दरवाजे को लगा रहा है। हम ड्रिल के दौरान इसको इस्तेमाल करेंगे। ये तय करने के लिए कि पहले कौन जाएगा, हम आपके लिए दरवाजा लगाएंगे। हम इसे हिला रहे हैं, ठीक है? क्राउस, आपको मालूम है आप कहां जा रहे हैं? ठीक है। जब मैं बड़ा हो रहा था मैंने फायर ट्रक देखे थे, लेकिन कभी किसी कोरियन फायरमैन को नहीं देखा। मैं किसी कोरियन फायरमैन को जानता तक नहीं था। 22 या 23 साल की उम्र तक मैं किसी भी फायरमैन को बिल्कुल नहीं जानता था। इसमें बहुत ज्यादा कोरियंस का ना होना कोई ताज्जुब की बात नहीं है, क्योंकि कोरियन अमेरिकन तारकीन वतन में अवामी खिदमात के शोबे जैसे पुलिस, फायर, EMS में जाने पर जोर नहीं दिया जाता। इनमें आमतौर पर डॉक्टर, वकील, अकाउंटेंट या अपने छोटे से कारोबार का मालिक होने पर जोर दिया जाता है। मेरा ख्याल ये है कि अगर मजीद कोरियन अमेरिकन को बताया जाए कि एक फायर फाइटर होना कैसा है, तो मेरे ख्याल में वो भी इसमें दिलचस्पी लेंगे, क्योंकि ये एक बहुत अच्छा काम है। Yeah, it's always this quiet in here. Probably even do a little more mayo. So put a little more. But no, I think it'll be good for the sandwich. God, oh, you mean like standalone? Like in
Must have been an opportunity. Let's go. My dude. How you doing? What seems to be the problem, sir? मैं माजरत खा हूँ कि आपको तकलीफ दी। We're here for you. How can we help? लाइन शॉट का मसला दोबारा हो गया है। Okay. उन्होंने मुझे बताया कि आपको यहाँ आना होगा इससे पहले कि वो कुछ कर सकें। पानी के लीक्स में हमें इस वजह से बुलाया जाता है क्योंकि बाज औकात पानी किसी बर्की पॉइंट में से लीक हो रहा होता है या किसी बर्की आउटलेट से, और इससे करंट लगने का खतरा हो सकता है, आग का सबब भी बन सकता है। लिहाजा हम इस पानी को बंद कर सकते हैं या कम से कम जायदाद के नुकसान को थोड़ा कम कर सकते हैं। इस केस में उस शख्स ने जल्द पता लगा लिया तो उसने खुद पानी बंद कर दिया। लिहाजा हमें सिर्फ इस बात की तस्दीक करना पड़ी कि किसी को करंट लगने या इमारत के नुकसान का कोई खतरा तो नहीं था, तो हमारा काम खत्म हो गया है। It's like 24 घंटे की शिफ्ट के दौरान अगर हमें रात भर किसी हंगामी सूरत हाल में नहीं बुलाया जाता तो हम ऊपर हॉस्टल में रहते हैं। जैसे कि कल की शिफ्ट जिसमें मैंने बेहतरीन लोगों के साथ काम किया, लिहाजा जिस दिन भी मैं यहाँ होता हूँ एक बहुत अच्छा दिन होता है। जाहिर है कि मैं वापस जाना और अपनी फैमिली को मिलना चाहता हूँ। 24 घंटे दूर रहने के लिए एक तवील वक्त है और सुबह 8 बजे मेरी शिफ्ट खत्म हो गई है, लिहाजा अब मैं चलता हूँ। हम दरअसल चर्च में मिले। ये वो चर्च था जहाँ मेरे शौहर बचपन से जाते थे और हम दोनों ने प्रेस टीम के साथ काम किया, जहाँ पीटर गिटार बजाते और मैं गाती थी। 15 साल पहले, जी हाँ, हमने मिलना शुरू किया और हमने तकरीबन 10 साल पहले शादी की। हमारे 2 बच्चे हैं, 4 साल का मैथ्यू और 4 महीने का राइन। वो बहुत अच्छी है। बच्चे होने से सब कुछ बदल जाता है। मेरे लिए अब तक सब कुछ अच्छा रहा है। हर कोई ये काम नहीं कर सकता। मेरा मकसद किसी को इससे दूर रखना नहीं, लेकिन इसके साथ ही इस काम में एक बहुत बड़ा बोझ और जिम्मेदारी है। एक फायरमैन होना अमेरिका में नजरअंदाज किए गए चंद पेशों में से एक है। अवाम को फायर डिपार्टमेंट पर भरोसा है। वो सवाल नहीं करते कि हम क्या करते हैं, वो ये सवाल नहीं करते कि हम यहाँ क्यों हैं। और जब भी हम अपना काम करते हैं तो अवाम हमसे तवक्को करते हैं कि हम करेंगे और अच्छा करेंगे। मुस्तकबिल के फायर फाइटर को मेरा मशवरा है कि इससे फ़र्क नहीं पड़ता कि आप क्या करते हैं, आप कहाँ जाते हैं, लेकिन ये यकीनी बनाएं कि आप हमेशा सीखते रहें, कभी सीखना बंद ना करें। इसी पर ख़त्म करते हैं आज का व्यू 360। स्टे सेफ और पाकिस्तान और ख़ित्ते समेत दुनिया भर की अहम खबरों और दिलचस्प मालूमात के लिए आप आ सकते हैं हमारी वेबसाइट urdu.voa.com पर। ये सारा कंटेंट आपको मिलेगा हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर भी, facebook.com/VOA Urdu, यूट्यूब पर हमारा चैनल है VOA उर्दू के नाम से, और ट्विटर इंस्टाग्राम पर हमारा हैंडल है @VOA Urdu। अब तक के लिए इतना ही। असदुल्लाह खालिद को इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज़।